हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 के लिए जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे, जिसका आज का हमारा है पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुका है। अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो हैं वो टोटल 10 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सिंपली देख सकते हैं। आज हमने जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिया है, जिसका हमारा है पार्ट 2। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से जो है ये बना हुआ है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। देखिए, शुक्र ग्रह का नाम जो है इसके प्रेम और सौंदर्य की देवी जो रोमन देवी हैं इसके नाम पे रखा गया है शुक्र ग्रह का नाम। यह जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, यह हम सभी को पता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। हमारे क्वेश्चंस में यही पूछा गया था। देखिए, शुक्र ग्रह के इसके साइड से अगर हम देखें तो कुछ और चीज़ें इसके साइड से है। देखिए, इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, या पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, या पूछे सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं, या पृथ्वी की भगिनी यानी कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। हमारा इसका करेक्ट आंसर शुक्र ग्रह ही होगा। देखिए, शुक्र ग्रह जो है ये जो है दक्षिणावर्त चक्रण करती हैं, यानी कि जितने भी सारे ग्रह हैं वो दक्षिण की तरफ नहीं घूर्णन करते हैं, लेकिन सिर्फ ये शुक्र ग्रह जो है ये क्लॉकवाइज घूमती हैं। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। सारे उपग्रह में सिर्फ शुक्र और बुध ग्रह ही ऐसे हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामेट पर्वत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये जो है एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है, जो कि हमारा कामेट पर्वत है। ये जो है कामेट पर्वत, इसे तिब्बत में कांगमेद के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि कामेट पर्वत को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा कांगमेद। ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि हमारा 1928 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जिसे भारत का संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इस समिति के रिपोर्ट को जो है नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय का पहला लिखित संविधान माना जाता है। इस समिति में कुल 9 सदस्य थे। अगर आपसे पूछे कि इस समिति में कितने सदस्य थे, तो टोटल इसमें 9 सदस्य शामिल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 49 जो है इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 49 में जो है हम पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। कारखानों एवं खाद्यान्नों में बच्चों के रोजगार 14 वर्ष से कम आयु यानी कि उसका निषेध, ये जो है ये हमारा आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये जो है ये हमारा आर्टिकल 21 के ए में दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है ये हमारा आर्टिकल नंबर 51 में दिया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन है हमारा स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये हमारा आर्टिकल 49 में दिया गया है कि स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना। देखिए,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार ये जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक, ध्यान दीजिएगा, संस्मारक स्थान या वस्तु या यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। हमारे आर्टिकल 49 में इतनी सारी बातें कही गई हैं कि अगर कोई भी स्थान जो है वो स्मारक हो या प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का जो है ये सारा संरक्षण जो है वो राज्य के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है 1991-92 में की गई थी। ये वाला ईयर जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पे दिया जाता है। अगर पूछे कि इसकी स्टार्टिंग जो है, इस पुरस्कार का स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। यह पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा, क्वेश्चन अगर पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें कि इसमें दिया क्या जाता है, तो पहले जो है इसमें 7.7 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसकी राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अब अगर क्वेश्चंस पूछे तो आपको 25 लाख टिक करना है। देखिए, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है ये शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, इन्हें मिला था सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समरेंद्र कुमार मित्रा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, समरेंद्र कुमार मित्रा जो है एक भारतीय वैज्ञानिक थे और एक गणितज्ञ भी माने जाते हैं। उन्होंने 1954 ईस्वी में, ईयर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ईयर ध्यान रखिएगा कि पहला एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कब डिज़ाइन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954। सुरेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा जो है 1954 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में स्थित है, इसमें भारत का पहला कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायत शैली से निर्मित है? देखिए, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पंचायतन शैली जो होती है ये क्या होती है? इसका मतलब होता है कि पंचायतन शैली ऐसे मंदिरों को कहते हैं जिसका जो मुख्य मंदिर होता है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। यानी कि जो मुख्य मंदिर होते हैं उसके साइड से इसके 4 सहायक मंदिर होते हैं, उसके बीच में ये घिरा होता है। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर दशावतार मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर ये पूछे कि ये किस राज्य में है, तो ये हमारा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे दशावतार या विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? देखिए, तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक जो है ये हमारा है लोसर फेस्टिवल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये जो होता है लोसर जो है ये तिब्बती भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष। यानी कि नया वर्ष जो है, हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि तिब्बती वर्ष का आरंभ का प्रतीक जो है ये लोसर फेस्टिवल होता है। लोसर जो है ये मुख्यतः तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण एक बौद्ध पर्व है। अगर भारत की बात करें, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लोसर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हमारा असम और सिक्किम राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका जो है ये जो क्यों मनाया जाता है, ये जो है तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन जो है ये हमारा लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो देखें तो फरवरी या मार्च की तारीख में जो है ये मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ये हमारा 19 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, ये हम सभी को पता है। इसे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब, यानी कि जो पंजाब जो प्रांत थी उसकी राजधानी लाहौर में जो है इसकी जो मीटिंग है वो
वहाँ पे की गई थी। इसकी अध्यक्षता की बात करें, यानी कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी लाहौर अधिवेशन की। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है ये दिमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार मेंडलीव के द्वारा किया गया था। पहले इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। मेंडलीव ने उस समय तक मेंडलीव के समय तक जितने ज्ञात तत्व थे उसे अपनी आवर्त सारणी के अनुसार जो है ये श्रृंखलाबद्ध किए थे, जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। उनके द्वारा जो है वो निर्मित आवर्त सारणी में क्या क्या थे, उसमें थे 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। मेंडलीव के समय तक जो है वो टोटल 63 तत्व ही ज्ञात थे। इनके समय अक्रिय जो तत्व होते हैं उनका आविष्कार नहीं हो पाया था। देखिए, क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि दिमित्री मेंडलीव के समय तक जो है वो कितने ज्ञात तत्व थे, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। ये ध्यान रखिएगा कि 63 थे। देखिए, उस समय जो है अक्रिय तत्व की जो है वो खोज नहीं हो पाई थी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया था, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।